मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों। महाराणा प्रताप का नाम बहादुर राजाओं की सूची में स्वर्ण अक्षरों में लिखित है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश के राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा की। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता है। भारत के इतिहास में ये नाम हमेशा वीरता, शौर्य, बलिदान और शहादत जैसे गुणों के लिए प्रेरित करने वाला साबित हुआ है। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे कई बहादुर योद्धाओं का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ और उन्हें राणा की उपाधि दी गई थी। लेकिन महाराणा की उपाधि केवल प्रताप सिंह को ही दी गई। मेवाड़ के द्वितीय राणा उदय सिंह के 33 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़े थे राणा प्रताप। आत्मसम्मान और सदाचारी व्यवहार प्रताप के मुख्य गुण थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी और बहादुर थे। साधारण शिक्षा के बजाय खेल और हथियार सीखने में उनकी अधिक रुचि थी। महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था। उसकी नीति दूसरे राजाओं को अपने नियंत्रण में लाने के लिए हिंदू राजाओं की ताकत का उपयोग करना था। कई राजपूत राजाओं ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को त्यागते हुए अपनी बेटियों और बहुओं को पुरस्कार और सम्मान पाने के उद्देश्य से अकबर के हरम में भेजा। राणा सांगा के पुत्र थे उदय सिंह। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन अन्य सरदारों की असहमति के बाद महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ के नेतृत्व की जिम्मेदारी स्वीकार की। महाराणा प्रताप की एकमात्र चिंता अपनी मातृभूमि को मुगलों के चंगुल से तुरंत मुक्त करना था। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि मैं शपथ लेता हूं कि जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लेता तब तक सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करूंगा। चांदी की थाली के बजाय पत्ता थाली पर खाना खाऊंगा। ना ही मैं नरम बिस्तर पर सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा और झोपड़ी में रहूंगा। मैं तब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लेता। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। अकबर आग बबूला हो गया क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सका और आखिर में उसने युद्ध की घोषणा कर दी। उधर महाराणा प्रताप ने भी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सेना में आदिवासियों और जंगली लोगों को भर्ती किया। इन लोगों को किसी भी युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए सभी राजपूत सरदारों से एक झंडे के नीचे आने की अपील की। 22,000 सैनिकों की महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना हल्दी घाटी में अकबर के 2 लाख सैनिकों के सामने आ गई। महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने इस युद्ध में महान वीरता का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन राणा प्रताप को पूरी तरह से हराने में अकबर की सेना कुछ मायनों में सफल रही। उनके वफादार घोड़े चेतक ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मालिक की जान बचा ली और इतिहास के पन्नों में स्वयं अमर हो गया। अकबर ने खुद महाराणा प्रताप पर हमला किया और जनरल जगन्नाथ को वर्ष 1564 में एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा। लेकिन 2 साल तक अथक प्रयास करने के बाद भी ये राणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। महाराणा प्रताप पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में भटकते रहे। भामा शाह ने उनकी मदद की। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचाने के लिए 12 साल तक संघर्ष किया, बहुत कष्ट झेला, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। ये एक महायोद्धा की ना बुलाई जाने वाली महागाथा है। चलिए मैं ये कहानी आपको डिटेल में सुनाती हूँ। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। एक तेज हंसी की आवाज, हा 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 हा। क्रूर अट्टहास सुनकर पन्ना डर गई। दीवारें आधी रात को इस भयंकर हंसी को कई गुना करके और भी भयावह बना रही थी। पन्ना क्रूरतापूर्ण हंसी को पहचानने का प्रयास कर ही रही थी कि धड़ाम से दरवाजा खुला और हाथ में खून से भरी तलवार लिए एक राक्षस सामने प्रकट हो गया। पन्ना भौचक्की सी देखती रही। राक्षसी अट्टहास करते हुए बनवीर बोला, जल्दी बता कहाँ है उदय। विक्रमादित्य का खून मेरी तलवार पी चुकी है, अब उदय सिंह का अंत करना है, जल्दी बोल। देरी करी तो तलवार पहले तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी। हा हा हा। पन्ना धाय भय से कांप रही थी। मन में हो रही थी भारी उथल पुथल। क्या कहूं, क्या करूं। उदय सिंह का अंत मेवाड़ के सिसोदिया वंश का अंत होगा। यदि मैंने उदय को दिखाने में देर कर दी तो वो दुष्ट पहले मुझे ही मार देगा। फिर उदय को कौन बचाएगा। ऐसे कठिन पल में बुद्धि भी जड़ हो जाती है। निर्णय कौन करे और कैसे करे। जरा सी देरी विनाशकारी हो सकती थी। जरा सी चुप्पी भी बनवीर को सहन नहीं हो रही थी। तलवार को हवा में लहराते हुए वो फिर गरजा, तलवार तुम्हारे प्राण लेने को आतुर है, जल्दी बताओ कहाँ है उदय सिंह। विक्रमादित्य को तो मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। अब उदय सिंह को मौत के घाट उतारूंगा, फिर महाराणा बनकर राज करूंगा। जो भी मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा मैं उसे हटाकर छोड़ूंगा। जल्दी बोल पन्ना, पन्ना से कुछ बोलते ना बना।
परंतु मन में उस न्यायमूर्ति ने निर्णय कर लिया था। उसने संकेत से उस कक्ष की दिशा दिखाई जिसमें उसका अपना ही पुत्र चंदन सो रहा था। संकेत पाते ही दुष्ट बनवीर तपाक से कमरे में घुसा और पल भर में चंदन का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक बार फिर उसकी भयानक हंसी वातावरण में गूंज उठी। हा हा हा, अब मैं मेवाड़ का महाराणा हूँ, मेरी राह में कोई रोड़ा नहीं। सिसोदिया वंश का एकमात्र वारिस मैं हूँ बनवीर। कहते हुए ये महल से बाहर चला गया। रह गई रोती सिसकती हुई पन्नाबाई। अपने पुत्र का बलिदान देकर उस महान माता ने उदय सिंह की रक्षा तो कर ली, परंतु अब उसे महल से सुरक्षित ले जाने की चिंता थी। पन्ना ने नारायण नाई को बुलाकर सारी योजना समझाई। नारायण के द्वारा ही अपने पति नरसिंह को बुलवाया। तीनों ने केवल 5 मिनट में ही अगला कदम तय कर लिया। नारायण उदय सिंह को सोते हुए ही उठाकर बीरचा नदी की ओर चल पड़ा। उसने उदय को कपड़े से ऐसे लपेट लिया मानो वो बिस्तर हो। महलों के सभी द्वारपाल नारायण से अच्छे से परिचित थे। अक्सर वो देर रात को आया जाया करता था, इसलिए किसी ने उसे न रोका न टोका। वो सहज ही अपने मार्ग पर बढ़ता रहा। पन्ना और उसके पति ने भी योजना के अनुसार कदम उठाया। नरसिंह ने बेटे चंदन का शव उठाया। पन्ना ने पहनने के कुछ कपड़े एक पोटली में बांधे और दोनों घाट की ओर चल पड़े। द्वार पर बताते गए कि उदय सिंह बनवीर के हाथों मार दिया गया है। हम अपने प्राण बचाकर भाग रहे हैं। धीरे धीरे उदय सिंह मार दिया गया और पन्ना धाय और नरसिंह अपने पुत्र को लेकर भाग गए हैं। ये समाचार महल से गलियों तक फैल गया। बेरचा नदी के श्मशान पर तीनों अलग अलग रास्ते से पहुंचे। बालक उदय सिंह सोता रहा। उठा तो श्मशान पर था, परंतु पन्ना ने इशारे से कहा और वो चुप शांत होकर देखता रहा। सबसे पहले चंदन के शव का दाह संस्कार किया, फिर नारायण नाई को विदा किया। उसे पन्ना ने हिदायत दी कि जब तक विशेष परिस्थिति न आ जाए तब तक तुम ये रहस्य प्रकट न करना कि उदय सिंह को बचा लिया गया है और मेरा पुत्र चंदन मारा गया है। नारायण ने वादा किया और वापस चला गया। धाय पन्नाबाई और नरसिंह उदय सिंह को लेकर अनजानी राह पर चल पड़े। पन्ना और नरसिंह उदय को साथ लेकर प्रतापगढ़ की ओर बढ़े। जंगल पहाड़ के रास्ते पर 3 दिन चलते चलते वे डूंगरपुर जा पहुंचे। डूंगरपुर का प्रमुख किलेदार था आसकरण। आसकरण को घटना बताई गई। सहायता करने का तो उसका विचार था, परंतु वो उदय सिंह को अपने घर रखने को तैयार न हुआ। सच तो ये था कि वो बनवीर की बर्बरता से डर गया था। वो कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था। पन्ना और नरसिंह छोटे से उदय को लेकर आगे बढ़ गए। कई दिन तक पैदल चलते चलते ये तीनों कुंभलनेर यानी कि कुंभलगढ़ को जा निकले। रास्ते में कभी बनवासी भीलों के यहाँ रुकते तो कभी किसी गांव में भोजन का स्वाद लेते। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद तीनों कुंभलनेर पहुंच गए। वहां के किलेदार थे आशा शाह देवपुरा। वे माहेश्वरी वैश्य यानी बनिए थे। आशा शाह ने उनका स्वागत किया। उनकी पूजनीय माता ने आशा शाह को प्रेरित किया कि उदय सिंह की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। तुम जो कुछ भी हो महाराणा सांगा की कृपा से हो। कुंभलनेर जैसे दुर्ग का प्रमुख तुम्हें महाराणा ने ही बनाया था। आशा शाह ने बनवीर की दुष्टता की कहानी सुनकर पन्ना से पूछा, आखिर ये बनवीर राजमहलों में इतनी आसानी से कैसे प्रवेश पा गया? ये बनवीर असल में है कौन? पन्ना ने संक्षेप में समझाया कि महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल तथा संग्राम सिंह। एक देवी भक्त ज्योतिषी माता ने बता दिया था कि संग्राम सिंह के भाग्य में ही राजयोग है। इस पर दोनों बड़े भाइयों ने संग्राम सिंह पर आक्रमण कर दिया। संग्राम सिंह घायल अवस्था में बच निकला। वो वर्षों तक कहीं और रहा। इधर पृथ्वीराज अपनी बहन की रक्षा के लिए सिरोही गया था। बहनोई जगपाल से लड़ा। लौटते हुए मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। शायद उसे जगपाल द्वारा विष दिया गया था। इस पृथ्वीराज ने एक दासी को घर में रख लिया था क्योंकि पत्नी से कोई संतान नहीं थी। उस दासी का पुत्र ही था बनवीर। जयमल बीच वाला भाई था। उसे भी एक आदमी ने इसलिए मार दिया क्योंकि जयमल की बुरी नजर उसकी बहन पर थी। जय संग्राम सिंह लौटे और महाराणा बने तो बनवीर की कहीं पूछ नहीं थी। महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा के 2 पुत्र हुए। उदय छोटे और विक्रमादित्य बड़े थे। महारानी कर्मावती ने इन्हें अपने भाई के यहाँ बूंदी में छोड़ रखा था। महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह के स्वर्गवास के पश्चात विक्रमादित्य को राज्य मिला। ये शरीर से मजबूत था परंतु बुद्धि से विकसित नहीं था। उसने बनवीर को अपना हितैषी समझा। सब काम में उसकी ही सलाह लेता। उसके कहने पर अन्य सरदारों का अपमान भी कर देता। इसीलिए बनवीर का राजमहल में कभी न जाना निषेध नहीं था। कोई टोक दे तो ये दंड पाता था। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर उसने सोते हुए विक्रमादित्य को मार दिया। उदय सिंह को मारकर वो सिसोदिया वंश का बीज नाश करना चाहता था। मैं अपने पुत्र का बलिदान करके महाराणा सांगा के सपूत को बचाकर लाई हूँ। उदय सिंह समर्थ होगा तो अपना अधिकार वापस ले ही लेगा। आपके पास तक मैं पहुंच गई हूँ।
अब आप कैसे भी करके अपनी ओर से सुरक्षा का प्रबंध करें। पूरी कथा सुनकर आशा शाह ने कहा, पन्ना धाय, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम्हारे निवास का मैं अलग स्थान पर प्रबंध कर देता हूँ। उदय सिंह मेरे पास ही रहेगा। सबको यही बताया जाएगा कि ये मेरा भांजा है। तुम समय समय पर आकर इससे मिलती रहना। सही समय आने पर उदय सिंह को फिर से महाराणा बना दिया जाएगा। इस प्रकार उदय सिंह कुंभलनेर में ही रहने लगा और पन्ना अपने पति नरसिंह के साथ नगर में ही अलग निवास करने लगी। पन्ना अपनी जिम्मेदारी समझकर उदय सिंह को मिलने आती रहती थी। उदय सिंह ने ही बाद में महाराणा पद ग्रहण किया और उदयपुर महानगर बसाया। आशा शाह ने उदय सिंह की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। ये भावी महाराणा है, इस विश्वास को सदैव याद रखा और उदय सिंह को भी भूलने नहीं दिया। बनवीर की क्रूरता से धीरे धीरे सारी जनता भी मन ही मन घृणा करने लगी थी। दूसरी ओर आशा शाह ने उदय सिंह के जीवित होने की चर्चा प्रमुख सरदारों से कर दी थी। धीरे धीरे ये समाचार मेवाड़ में प्रमुख जनों तक पहुंच गया था। जिस जिस सरदार को ये समाचार मिलता कि उदय सिंह जीवित हैं, वहीं कुंभलनेर पहुंचकर उदय सिंह और आशा शाह से मिलता। उनकी स्वाभाविक सहानुभूति उदय सिंह से हो जाती। पन्ना धाय के प्रति श्रद्धा से वो नतमस्तक हो जाता। समाचार तो बनवीर के पास भी पहुंचा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। होता भी कैसे, उसने तो खुद ही उदय का वध किया था। बनवीर लोगों से कहता कि पन्ना अपने पुत्र को उदय सिंह बनाकर नाटक कर रही है। वैसे देखा जाए सच ही तो है। बनवीर जैसा दुष्ट पन्ना धाय के महान त्याग को कैसे महसूस कर सकता था। स्वार्थी को स्वार्थी दिखाई पड़ता है। इसलिए उसने कुंवर तंवर के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने उदय सिंह के साथियों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो उदय सिंह का सामना अधिक देर तक नहीं कर सका और मारा गया। सैनिक भी कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। उदय सिंह की भी हिम्मत बढ़ गई। वो ताणे के किले की ओर बढ़ा। वहां का किलेदार था मल्ला सोलंकी। ताणे के किले को कई दिन घेरा डालकर रखा, लेकिन द्वार नहीं खुल पाया। उदय सिंह की सेना प्रमुख थे मेधा सांखला। उन्होंने युक्ति से काम लिया, सेना का घेरा हटाया और दूर जाकर डेरा डाल लिया। मल्ला सोलंकी ने समझा उदय सिंह की सेना चली गई और मुख्य द्वार खोल दिया। मेघा सांखला के गुप्तचरों ने सूचना दे दी। उदय सिंह की सेना दोबारा लौटी और असावधान मल्ला सोलंकी की सेना पर आक्रमण कर दिया। सोलंकी को मौत के घाट उतार दिया। सोलंकी के मारे जाने पर उसकी सेना का मनोबल टूट गया। सैनिक तितर बितर हो गए। उदय सिंह ने मुख्य द्वार पर चढ़कर एक छोटा सा भाषण दिया। मेरे प्यारे राजपूत वीरों, आप सभी मेवाड़ के वीर हैं और वफादार हैं। मैं महाराणा सांगा का पुत्र उदय सिंह आप सबको प्रणाम करता हूँ। बनवीर ने क्रूरतापूर्वक हमारा राज्य छीन लिया था। मैं आपका सच्चा सेवक हूँ। माता पन्ना बाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेरी रक्षा की है, ताकि मैं एक दिन फिर आपकी सेवा कर सकूं। आपका किसी भी प्रकार से अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं। आशा है आपके व्यवहार से मेवाड़ का अहित कभी नहीं होगा। उदय सिंह का ये संबोधन बहुत प्रभावशाली रहा। बिना रक्तपात के राजपूत सैनिक उदय सिंह के साथ ही बन गए। ताणे के किले पर उदय सिंह का केसरिया ध्वज फहराने लगा। राजस्थान के राजघरानों में जैसे जैसे ये समाचार पहुंचा, वैसे वैसे उदय सिंह से सहानुभूति दर्शाते राजपूत आकर मिलने लगे। उदय सिंह की सेना बड़ी होती गई, उत्साह बढ़ता गया। उदय सिंह ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया गया। चित्तौड़ की सुरक्षा का दायित्व श्री चील मेहता पर था। राणा सांगा के समय से ही चील मेहता किले की सुरक्षा प्रमुख थे। मेहता आशा शाह के पुराने मित्र थे। आशा शाह ने उनसे मिलकर पूछा, भाई क्या बनवीर का सहयोगी बनना आपको अच्छा लगता है? चील मेहता बोले, अच्छा तो नहीं लगता, परंतु अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आशा शाह ने समझाया, आपका कर्तव्य बनवीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि चित्तौड़ की रक्षा करना है। चित्तौड़ की रक्षा उदय सिंह का साथ देने में है, इसलिए चित्तौड़ के द्वार खुलवाने में सहायता करो। मेहता ने कहा, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आशा शाह ने योजना बनाई, बनवीर को कहो किले में भोजन समाप्त होने वाला है, अवसर मिलते ही खाद्य सामग्री भरवा लें। जब भी ऐसा अवसर मिलेगा हम अपने सैनिकों की सेवा ले लेंगे। चील मेहता ने योजना के अनुसार बनवीर से कहा, राणा जी डेरा डाले हुए कई दिन हो गए, कहीं से खाद्य सामग्री मंगवाने का इंतजाम करिए। बनवीर की चिंता बढ़ गई। उधर आशा शाह ने चित्तौड़ किले का घेरा उठा लिया, कहीं दूर जाकर डेरा डाल लिया। गुप्तचर अपना कार्य करते रहे। डेरा हटते हो चील मेहता ने खाद्य सामग्री आयात करने के लिए आधी रात में मुख्य द्वार खुलवा दिए। खाद्य सामग्री की गाड़ियां द्वार के पास खड़ी कर दी गई। हर गाड़ी के साथ 4-4 मजदूर थे। वे 4 मजदूर नहीं, बल्कि उदय सिंह के सैनिक थे। ठेलों और गाड़ियों में खाद्य सामग्री नहीं, हथियार थे। जैसे ही द्वार खुला, गाड़ियां भीतर पहुंची। द्वारपालों को बंदी बना लिया गया। सेना भीतर पहुंच गई। आधी रात को ही किले पर कब्जा कर लिया गया।
सब बोल उठे, महाराणा उदय सिंह की जय, मेवाड़ की जय, भगवान आदियोगी महादेव की जय के उद्घोषों से चित्तौड़ किला गूंजने लगा। हर हर महादेव कहते हुए उदय सिंह के सैनिक बनवीर को खोज रहे थे। बनवीर समझ गया कि उदय सिंह की सेना प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसने खुद को बचाने में ही अपनी भलाई समझी। वो लाखोटा द्वार से अपने परिवार को लेकर भाग गया। जनता ने उदय सिंह की सेना का स्वागत किया। आशा शाह की चतुराई से चित्तौड़ पर उदय सिंह की विजय हुई। सन 1531 में चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन राजपूती परंपरा के अनुसार महाराजा के पद पर उदय सिंह का राज तिलक हुआ। मेवाड़ की जय, महाराजा उदय सिंह की जय के नारे गूंजने लगे। चित्तौड़ में राज्याभिषेक होते ही संपूर्ण राजस्थान में ये समाचार आग की तरह फैल गया कि उदय सिंह जीवित बच गया था और अब फिर से मेवाड़ का महाराजा बन गया है। महाराणा की ओर से एक भोज का आयोजन किया गया। सभी प्रतिष्ठित राजपूत सरदार आमंत्रित किए गए। अनेक प्रकार के शुद्ध एवं जायकेदार मिष्ठान एवं पकवान बनवाए गए। सभी सरदार पंक्तियों में बिराजे और स्वयं उदय सिंह भी उनके मध्य विराजमान हुए। सभी के समक्ष भोजन परोस दिया गया। पुरोहित जी ने तब भोजन मंत्र पढ़ा। सभी सरदारों ने भोजन मंत्र दोहराया। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। पुरोहित जी ने महाराणा बने उदय सिंह के समक्ष मिष्ठान का थाल रखा और आग्रह किया, कोई भी मिष्ठान आप ग्रहण कीजिए, जो भी आपको पसंद हो। उदय सिंह ने एक बार राजपुरोहित जी की ओर देखा, फिर समस्त सरदारों की ओर नजर घुमाई। तत्पश्चात एक कलाकंद का टुकड़ा उठा लिया। पुरोहित ने कहा, ग्रहण कीजिए ठाकुर। उदय सिंह ने टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़ लिया, शेष थाली में वापस रख दिया। फिर उसी थाली को पुरोहित जी सबके समक्ष ले गए। अधिकतर सरदारों ने भी कलाकंद ही उठाया। बाकी मिठाइयां भी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण की। पुरोहित जी ने पूरे जोर से उद्घोष किया, बोलिए भगवान महादेव की जय, मेवाड़ भूमि की जय, महाराणा उदय सिंह की जय। सभी सरदारों ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी पंक्ति में परस्पर चर्चा भी होती रही। परोसने वाले घूम घूम कर, हाँ जी क्या चाहिए, अजी लड्डू लीजिए, क्या जलेबी चाहिए, कलाकंद अभी लाता हूँ जी। दूसरा पूछता, गर्मा गर्म कचौड़ी है जी, आप कचौड़ी तो लीजिए। सब्जी वाला भी पीछे आ ही रहा है, रायता चाहिए क्या, अभी मंगवाता हूँ जी। बड़े आनंद से भोजन संपन्न हुआ। उदय सिंह जी हाथ जोड़कर अपने स्थान पर विनम्रता पूर्वक खड़े रहे। जाने वाले सरदार नमस्कार कर करके जाते रहे। उदय सिंह मुस्कान के साथ उन्हें विदा करते रहे। द्वार के पास हाथ धुलाने की व्यवस्था थी। तत्पश्चात सामंत आशा शाह देवपुरा लड्डुओं से भरी थैली सबको पकड़ाते जा रहे थे। ये प्रबंध आशा शाह जी ने अपनी ओर से किया था। वे अब भी महाराणा उदय सिंह को अपना भांजा ही मान रहे थे। जिसका भांजा मेवाड़ का महाराणा बने, वो अपनी प्रसन्नता क्यों न प्रकट करे। इस प्रकार महाराणा के राज्याभिषेक के साथ ये परंपरा भी जुड़ ही गई। महाराणा स्वयं जिस मिठाई को पहले चखता है, उसी में से सभी सरदार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सभी सरदार की महाराणा के पद के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति होती है। यदि किसी को ऐतराज है तो वो या तो भोज में सम्मिलित ही नहीं होता या वो उस थाली का मिष्ठान ग्रहण नहीं करता। सहज ही असहमति की अभिव्यक्ति हो जाती है। भोज की सफलता के पश्चात सारे मेवाड़ में जनता ने खुशियां मनाई और जगह जगह नृत्य संगीत के कार्यक्रम हुए। आपस में मिठाई बांटी गई और बधाई दी गई। सिसोदिया वंश का राजकुमार उदय सिंह मेवाड़ का महाराणा बन गया। मेवाड़ के महाराणा से संबंध स्थापित करने के लिए सभी रजवाड़े विचार कर रहे थे। इनमें सबसे पहली सफलता मिली मारवाड़ के नरेश को। उन्होंने बूंदी नरेश के माध्यम से रिश्ता जोड़ने का मन बनाया। उनकी परस्पर बातचीत भोज के दिन ही हो गई थी। दोनों वहां पास में ही बैठे थे। मारवाड़ के राजा आखिराज ने कहा, उदय सिंह की आयु क्या होगी। बूंदी नरेश बोले, क्यों, तुम्हें क्या अपनी पुत्री का विवाह करना है। मारवाड़ नरेश ने कहा, अरे वाह, आप तो ज्योतिषी लगते हैं। सचमुच मेरे मन में यही विचार आ रहा है। बूंदी नरेश बोले, मेरा अनुमान है कि अभी उदय सिंह मात्र 15-16 वर्ष का होगा। विवाह के लिए समझ आने दो, आपकी पुत्री कितनी बड़ी होगी। मारवाड़ नरेश ने कहा, मेरी बिटिया तो अभी 14 की भी नहीं हुई। मकर संक्रांति पर 14 वर्ष की होगी। बूंदी नरेश बोले, जोड़ा तो ठीक होगा, मैं बात करूं क्या। मारवाड़ राजा आखिराज ने कहा, आपका सहयोग मिला तो बात बन ही जाएगी, जरा जल्दी ही बात करो। इस रिश्ते के लिए पता नहीं कितनी निगाहें तलाश में होंगी। बूंदी नरेश ने कहा, अवश्य भाई साहब, मैं आज ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। शुभ सूचना होगी तो आगामी मंगलवार को आपसे मिलूंगा। आखिराज ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी कृपा होगी राजन, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बूंदी नरेश चले गए और आखिराज विचारों में खो गए। महाराणा उदय सिंह के मुंह बोले मामा आशा शाह जी उनके सबसे प्रमुख परामर्शदाता थे। बूंदी नरेश इस मन्नाई से अच्छे से परिचित थे। इसी का लाभ उठाते हुए बूंदी नरेश आशा शाह से मिले।
उन्हें मारवाड़ की सैन्य शक्ति की जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। आशा शाह हर प्रकार से उदय सिंह की शक्ति बढ़ाने के पक्ष में सोचते थे। उन्होंने उदय सिंह की इच्छा न होते हुए भी उन्हें सहमत कर ही लिया। विवाह की शुभ तिथि अक्षय तीज निश्चित कर दी गई। बूंदी नरेश ने मंगलवार को ये शुभ समाचार मारवाड़ नरेश आखिराज को पहुंचा दिया। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। राजा आखिराज ने सहमति पाकर समस्त रीति रिवाज पूरे किए। पीली चिट्ठी भेजी गई। सगाई लगन की रस्म यथा समय निभाई गई। अक्षय तीज का पावन दिन भी आया। महाराणा उदय सिंह की बारात जोधपुर जा पहुंची। जोधपुर के बाहर बारात ने डेरा डाल दिया। बारात बाग रोटी की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ अपने घोड़ों को थपकी दे रहे थे और बहला रहे थे। कुछ विश्राम करने की तैयारी में थे। अचानक नगर की ओर से कुछ घुड़सवारों ने आक्रमण कर दिया। ये तलवारों और भालों से सज्जित थे। अचानक से हुए आक्रमण से बाराती घबरा गए। महाराणा उदय सिंह ने तुरंत आक्रमणकारी सैनिकों को ललकारा और सामना करने के लिए आगे आ गए। तलवार के वार से 4 सैनिकों को पीछे हटने को विवश कर दिया। इसी बीच बारात के अन्य सैनिक भी सजग हो गए। दोनों ओर से दनादन तलवारें चलने लगी। हल्ला मचता देख जोधपुर के सैनिकों की टुकड़ी के साथ राजा आखिराज आ पहुंचे। उनके आते ही आक्रमणकारी भाग खड़े हुए। राजा ने कहा, अच्छा हुआ हम पहुंच गए। ये डाकू लूटमार के इरादे से आए थे। महाराणा उदय सिंह बोले, आप कुछ देर और न आते तो ये अपने प्राण ही देकर जाते। एक सरदार बोले, मुझे तो लगा कि ये आपके ही सैनिक थे जो हमारी वीरता और सावधानी की परीक्षा लेने आपने ही भेजे थे। राजा बोले, हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हमने तो महाराणा को अपना जमाई मान ही लिया है। आइए सगाई की रस्म पूरी कर लें। इतने में पुरोहित जी भी सामान लिए सेवादारों के साथ वहां पहुंच गया। मंत्रोच्चारण के साथ तिलक किया गया और लग्न पत्रिका भी दी गई। रात्रि को नगर में बारात की शोभा यात्रा के साथ महलों में आने का निमंत्रण देकर राजा वापस चले गए। धूमधाम से बाजे और नगाड़ों के साथ शाम की बारात चढ़त की गई। नगर के बारजे और मुंडेरों से नारियां बारात को देख रही थीं। आपस में चर्चा कर रही थीं। कोई दूल्हे को सुंदर बताती तो कोई वीर। कोई कह रही थी कि अभी तो विवाह की योग्य उम्र भी नहीं हुई। एक ने कहा कि भाई अपने राजा ने सब कुछ देखभाल कर ही तो किया होगा। द्वार पर पहुंचकर सभी लोकाचार निभाए गए। जयमाला हुई। मिलनी और स्वागत हुआ। मंगल गान के पश्चात बारात जनवासी में ठहरा दी गई। रात्रि में वैदिक विधि से वर कन्या का विवाह रचाया गया। राजा आखिराज और महारानी ने अपनी कन्या जयवंती बाई का विधिवत कन्यादान किया। कन्यादान में अपने राज्य के 2 नगरवर को सौंप दिए। अगले दिन भोजन के उपरांत बारात विदा की गई। सारी बारात को बूंदी की तलवारें भेंट की गई। जयवंती बाई राजकुमारी से महारानी बनकर चित्तौड़ पधारी, जहां उनका भारी स्वागत किया गया। सारे मेवाड़ में खुशियां मनाई गई। नृत्य गान और दावतों के आयोजन किए गए। इस महागाथा का पहला एपिसोड यहीं पूरा होता है। अगले एपिसोड में मैं इस महागाथा के आगे की कहानी आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको ये शौर्य गाथा पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में यही स्टोरी अनबॉक्सिंग पर। तब तक के लिए अपनी स्टोरी दीदी को इजाजत दीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।